हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस को उठा रहे हैं, उसमें भी उठा रहे हैं हम लोग हिस्ट्री के सब्जेक्ट को। और उसका जो आपका चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, पहले वहां शुरुआत करते हैं क्योंकि अपने देश की बात होगी तो ज्यादा बात आपको दिमाग में जाएगा और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप। तो है तो इसमें बहुत सारी बातें सब, मगर शुरुआती से शुरू करूंगा मैं अगर तो विदेश के बारे में है। तो यहाँ अपने देश के बारे में कोई सुनना चाहता है, विदेश के बारे में क्या ही सुनेगा, क्या इंटरेस्ट रहेगा उसको। हाँ, और एक तरह से सच्चाई बात यह है कि एसएसटी 10वीं क्लास वालों को एकदम बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, मगर हम कोशिश करेंगे कि हाँ कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक या थोड़ा बहुत ऐसे एग्जाम्पल लेंगे हम लोग ताकि आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगे और उस बात को लेकर याद रहे बात को। हाँ, चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। और अपने देश वाला मुद्दा इसलिए उठाए हैं ताकि सबको समझ में आए। जिनका अपने पास एग्जाम है वो भी देख सकते हैं, जिनका एग्जाम नहीं है वो भी देख सकते हैं, ताकि ये बात मालूम पड़े कि हाँ हमारा देश अपने पास जो आजादी की तरह से हम घूम रहे हैं आजकल, कैसे हमको मिला, यूं ही तो नहीं मिल गया है। चलिए, तो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या नाम है चैप्टर का अपने पास? भारत में राष्ट्रवाद। ये 10वीं क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ एक दिया हुआ है परिचय। अगर इस पर बात किया जाए एसएसटी में या हिस्ट्री पर तो बात करने के लिए कम बात नहीं है, दिनों गुजर जाएगा मगर बात करते रहेंगे हम लोग अगर एक बात करना चाहें तो। मगर होता क्या है अपने पास कि जो अपने पास जितना मुद्दा है उतना ही बात करेंगे हम लोग। हाँ, चलिए। और 10वीं में 11-12 के लेवल का नहीं रहता है, तो 10वीं में जितना लेवल का है उतना ही बात जानेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा नहीं जानेंगे क्योंकि अथाह है अपने पास। तो जो एकदम टू द पॉइंट वाला बात है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, 12-13 पेज का है ये चैप्टर। आपको हम लोग कोशिश करेंगे कि हाँ जितना जल्दी हो और जितना बेहतर तरीके से हो सके उस पर हम लोग डील करें। आइए पहले जो लाइन है समझते हैं। किताबी भाषा कुछ अलग होता है और जो आपका समझने वाली भाषा है कुछ अलग होता है। जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं उसमें आपको समझ में बात ज्यादा आती है। और परीक्षा में भी हमको जो बोर्ड है वो कहता है कि यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो समझिए पहले बात को अपने भाषा में, और लिखना भी है आपको अपनी भाषा में। जो पॉइंट वाली बात है, जो वर्ड्स वाली बात है उसको याद करना पड़ेगा, डेट है उसको याद करना पड़ेगा। हाँ, तो जो याद करने वाली बात है उसी को याद करना है खाली, बाकी आप सीधा पहले समझ लीजिए और अपने भाषा में उसको लिख के आना है। चलिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। परिचय इसमें दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रवाद। पहले क्या होता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, भारत का राष्ट्रवाद हो चाहे कहीं किसी भी देश का राष्ट्रवाद हो। राष्ट्र मतलब होता है देश, और देश के प्रति अगर आपके पास प्रेम हो, भावना हो, उसके देश के भलाई के लिए जो कुछ भी करते हैं आप, जो भी सोचते हैं आप, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं हम लोग। मतलब हो गया राष्ट्र, मतलब हो गया देश, और उसके लिए जो कुछ भी आप अच्छा चीज सोचते हैं उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। तो बताया कि ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसने देश को स्वतंत्रता की ओर, मतलब आजादी की ओर आगे किया। अग्रसर मतलब आगे किया। जब बात हो रही थी 19वीं सदी की, 19वीं सदी या 20वीं सदी, 19वीं सदी कहने का मतलब हो गया 1800 के बाद, और 20वीं मतलब हो गया 1900 के बाद। ओके, तो 1800 के बाद वाला बात देखेंगे हम लोग और 1900 के बाद वाला बात देखेंगे, उसे शुरुआती का दौर का बात देखेंगे हम लोग। जितने भी भारतीय लोग सब थे अपने राष्ट्र के प्रति, देखिए, प्रेम, एकता, स्वतंत्रता की भावना, ये सब क्या होने लगा, जगने लगा सबके दिलों में। क्योंकि यहाँ पे 200 साल अंग्रेज हम पे गुलामी किया और राज किया अपने वो लोग। यहाँ तक कि लोग को पता नहीं था कि हम गुलाम भी हैं। जब मालूम पड़ा, जगाना पड़ा लोगों को, तब जाके बात समझ में आई। तो ये सब इसमें वही जानने को मिलेगा कि लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि अच्छा हम गुलाम भी हैं और उसके लड़ेंगे हम अपने देश में हम गुलाम हैं। इस बात का बहुत कम लोगों को जानकारी थी। बहुत सारे नेता लोग आए, उसको जागरूक किए कि आप पहले समझिए बात को, आप अपने घर में गुलाम हैं। तो इस सब जगह देश के लिए जो प्रति प्यार आया, जो एकता बनी, इसे कहते हैं हम लोग राष्ट्रवाद। चलिए, यह भावना ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन। उपनिवेशवाद क्या होता है पहले समझिए। अगर कोई दूसरा देश दूसरे देश में जाकर के अगर बिजनेस करने के मकसद से वहां राज करना शुरू कर दे तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। मतलब कि अपने पास एक तरह समझिए ना कि बिजनेस जिसे दूसरे देश में जाकर के करना शुरू कर दे, वहां फायदा अपना शुरू कर दें। ठीक, तो एक सीधा सिंपल
लाइन में कहा जाए तो कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश में जाकर बिजनेस शुरू करे और वहां राज करना शुरू कर दे तो हम उसे उपनिवेशवाद कह सकते हैं। तो ये जो ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ राज करने शुरू कर दिया, राज करना, उसका सबसे बड़ा यही कारण था कि पहले वो फुसलापन यहाँ के राजा सबको बोला कि हम आपके यहाँ लगाएंगे फैक्ट्री और यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। उसके बाद धीरे धीरे सबकी मनसा समझ करके वो यहाँ पे राज करना शुरू कर दिया। फिर वो यहाँ के भेदभाव लोगों में करना शुरू कर दिया। ये सब पर लोगों को बाद में समझ में आई, तब जाके सबको देश के प्रति प्रेम जगा, अपना पाने के लिए लड़ाई किया और फिर हमें अंततः आजादी मिल गई। तो ये इंट्रोडक्शन है जो आप समझ पा रहे हैं। हाँ, फिर हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। आगे अगर लाइन पर ध्यान दिएगा, देखिए तो भारतीयों पर थोपी गई नीतियां, अजीब और गरीब नीति थोप रहे थे अंग्रेज सब, जब काबू में हो गया पूरा भारतवासी तो। हाँ, तो उसके प्रतिक्रिया के रूप में ये सब जो राष्ट्रवाद भावना जगी तो उसके खिलाफ तब लोग जगा, उसके लिए लड़ा। इस अध्याय में हम भारत में राष्ट्रवाद के अलग अलग चरण, प्रमुख आंदोलनों, नेता और उनके योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, यह एक केवल ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक जन आंदोलन, लोगों को बात समझ में आई और अपने मतलब हक के लिए लड़ा। एक जन आंदोलन हुआ अपने पास जिसने भारत के भविष्य की नींव रखी। जो अभी हम जी रहे हैं भारत में, वो अपने पास नींव, इन लोगों का जो भावना जगा राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्रवाद के लिए या देश के लिए, बस तभी हमारा नींव बना है और हम अभी आजाद घूम रहे हैं। अब टू द पॉइंट आप समझेंगे बात को कि राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या होता है। 2 नंबर में आता है क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए ध्यान से, एक ही बात याद रखिएगा कि अपने देश के लिए, देखिए राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, भावना मतलब मन का सोच है एक तरह से। हाँ, जिसमें व्यक्ति क्या चाहता है कि अपने राष्ट्र मतलब अपने देश के लिए, प्रति मतलब के लिए, अपने देश के लिए निष्ठा रखे, प्रेम रखे, समर्पण रखे। हाँ, ये एक 3 बात आप याद रखिएगा। अपने देश के लिए जो लोग ये रखते हैं मतलब उसमें राष्ट्रवाद की भावना आ गई है। और साथ ही साथ अच्छाई हो सके देश के लिए, और अच्छाई होने के पॉइंट में देखिएगा तो बहुत सारी बातें होती है जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एकता रहे सभी लोगों में, अखंडता टूटे ना, वो उन्नति करे, डेवलप करे, मतलब उस तरह का काम करे, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने इतिहास को पहचाने और उस पर गर्व करे। ये सब होता है देश के लिए अच्छे सोचना। हाँ, यही कहलाता है राष्ट्रवाद। जितने भी पॉइंट बोला हूं मैं उतने पॉइंट में आप देखिए, प्रेम, समर्पण, एकता, अखंडता, उन्नति, 4-5 पॉइंट हुआ। उसके बाद आपका संस्कृति, भाषा, इतिहास पर गर्व करना, इस बात हुआ। इतना बात याद रहा, आप लाइन बना के भी लिख सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि एक ही लाइन में परिभाषा लिखिए आप। तो ये हो गया राष्ट्रवाद का परिभाषा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ आगे क्या सब है अपने पास। तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई पड़े। जूम हो जाओ भाई। हाँ चलो, जूम हो गया। भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव मतलब जो उदय हुआ, जो जगा दिलों में सबके, हाँ, देश के लिए प्यार, वो क्यों हुआ, आखिर क्या कारण था। अब से मान लीजिए कि कई 2-4 भाई है, उसमें झगड़ा वगड़ा हो गया है, मान के चलिए, हाँ, किसी ना किसी कारण बस, मगर अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा मामला आ जाए कि परिवार पे बात आ जाए, हाँ, तब इकट्ठा हो जाता है सबके सब, अंदर से प्यार जग उठता है। बस वही हाल हुआ देश में। देश में सब लोग छिटपुट थे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि हम गुलाम हैं। और कोई लड़ भी रहा है तो उसको किसी को फायदा हो रहा था अंग्रेज से, तो उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, तो दूर हम ऐसे रहेंगे, हाँ, हमें तो फायदा हो ही रहा है। मगर जब बात देश पर आ गई तब सबके दिलों में एक आग जगी कि हमारा देश है, ये हमारा अपना घर है और हम दूसरे के शासन में रह रहे हैं। तब जाके हम लोग को आजादी कहीं जाके मिली। चलिए देखते हैं क्या सब कारण था, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है और ऐसा कहानी जो सुना रहे हैं उसके हिसाब से आपको समझ करके कुछ भी लिख सकते हैं आप उसके बेस पर। तो लिखा हुआ है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रभाव। ब्रिटिश साम्राज्यवाद कहने का मतलब हो गया कि जो हमारा अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, उसका जो साम्राज्य था, तो उसका जो इफेक्ट पड़ा हमारे देश पर, कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका जो नीति सब था अजीबोगरीब सब था, असहनीय था, सह नहीं पाइएगा उस तरह का था। लोगों को जो समझ में बात आया तब सब जब हो गया। तो यही है अपने पास, ये कारण था, जगह सब। इसमें वही लिखा हुआ है, लाइन पर देता हूं मैं आपको। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां, मतलब भयंकर तरह से आए भाई कुछ नियम कानून लगा रहे थे वो लोग। आर्थिक शोषण, मतलब चाहता गरीबी रखे लोग को, और गरीब रखने के लिए कौन कौन सा टैक्स लगा देते थे लोग।
और किसी को अनाज नहीं हो रहा है, नहीं उपज हुआ, बाढ़ में बह गया, सुखाड़ में सूख गया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमको चाहिए करिए उतना लगान, 4 बोरा 4 बोझा चाहिए, हाँ चाहे जहां से लाओ, नहीं दिया जमीन हड़प देता था। मतलब गरीबे रखना चाहता था, आर्थिक शोषण हो रहा था, आर्थिक शोषण। जहां जहां आर्थिक की बात आएगी आप समझ लीजिए पैसों की बात हो रही है। भेदभावपूर्ण लोगों में हिंदू मुस्लिम जाति पाति ये सब मतलब की करते थे लोग, खास करके हिंदू मुस्लिम बहुत किया है लोग। जाति को तो थोड़ा बहुत बराबरी के हक पे भी ले आया, मगर हिंदू मुस्लिम बहुत करवाया, फुट डालो और राजखोरा करने थे लोग का। अलग अलग कानून सब बनाया, ठीक ना। प्रशासनिक एक रूपता, मतलब जितने भी आज के हमारे पास जितना भी हम लोग करते हैं थाने उन्हें का, मेरे भाषा में अगर रे निकल जाए तो मैं बच्चों के लिए रहे, हाँ ओके। प्रशासनिक एक रूपता जो था इन लोगों का कि पुलिस थाना ये हुआ अपने पास, बहुत ही कड़ा नियम कानून था, ने भारतीयों को एकजुट होने पर विवश कर दिया। जब किसी को इतना टॉर्चर कीजिएगा तो अंत में तो उठ ही जाएगा ना, तो ये बात था। अगला यहाँ पे आएगी अपने पास आर्थिक शोषण, मतलब किसी तरह उसको गरीब रखो ताकि वो बढ़ ही ना पाए। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग को नष्ट किया, भारत जो अपना पहले उद्योग था उसको खत्म किया, और किसानों और कारीगरों का शोषण किया। जो किसान लोग थे, मैक्सिमम लोग तो भारत में अभी भी किसान ही हैं, अब जब थोड़ा बहुत बदलाव हो रही है। तो उस वक्त तो भर भरे किसान थे, 70 80 90% लोग किसान थे अपने पास। उन लोगों को एकदम भयंकर तरीके से टॉर्चर किए लोग, और जितने भी कारीगर सब थे उन लोगों को भी टॉर्चर किया गया। शोषण करना मतलब होता है उसका अधिक से ज्यादा उसका यूज करना और उसके हिसाब से उसको नहीं कुछ मिलना। गरीबी और असंतोष बढ़ा, मतलब गरीबी और बढ़ा दिया ये लोग। और जो है ना कि असंतोष, संतोष नहीं मिलना, संतुष्टि नहीं मिलता था अपने पास यहाँ भारत के लोगों को रह के। इस तरह का मुद्दा उठ गया था, इस तरह का पूरा माहौल बना दिया था ये लोग। तो अंत में आके आदमी को उठना ही पड़ता है लड़ने के लिए, अपना हक पाने के लिए। अगला पश्चिमी शिक्षा। अब ये पश्चिमी शिक्षा क्या होता है, हम लोग क्यों बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता। देखिए अगर हम मोटा मोटी दुनिया का नक्शा बना दें आपको, हम मोटा मोटी दुनिया का नक्शा बना के दिखाएं तो कुछ इस तरह से बनता है ना। ये 4 फुट में हम लोग पेपर पे देखे होंगे आप लोग, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ये बीच में हमारे पास इक्वेटर है, विषुवतीय रेखा। यहाँ पे मोटा मोटी आपका ये एशिया है, ये आपके पास छिटफुट अपने पास ये यूरोप है, ये ऐसे त्रिभुज के आकार में नीचे में अफ्रीका है, ऊपर में नॉर्थ अमेरिका, नीचे में यही साउथ अमेरिका, ठीक। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे अंटार्कटिका है। हम लोग यह है ना भारत, यहाँ पे ऐसे करके, और ये है यूरोप पूरा, इसी में है इंग्लैंड, पोलैंड, स्विट्जरलैंड सब। हाँ, इस सब को मिला के ब्रिटेन कहा जाता है। ब्रिटेन मतलब 3-4 देश मिलाया गया था जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है। तो अगर हम देखा जाए तो ये पश्चिमी इधर, पश्चिम इधर हुआ, पूरब उधर हुआ, उत्तर उधर, नीचे दक्षिण नीचे हुआ। हम लोग यहाँ हैं तो हमारे लिए यहाँ से बांट दें हम, तो ये हमारा भारत हुआ, हमारे लिए ये लोग पश्चिम दिशा में हुआ ना, उसके लिए हम लोग पूर्व दिशा में हुए ना। इसलिए हम लोग उसके कल्चर को, चाहे अमेरिका वाला कल्चर को, हम लोग बोलते हैं पश्चिमी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। जितना भी आज हम लोग शर्ट पैंट ये वो पहन रहे हैं सब वही की सभ्यता है। हम लोग का सभ्यता क्या था, धोती कुर्ता, लंगोट है ना, पगड़ी, तो ये हम लोग का सभ्यता है। मगर अभी तो बहुत कम रेयर देखने को मिलता है। तो कहते हैं पश्चिमी शिक्षा मतलब कि वहां के शिक्षा को हम लोग अपना लिए थे। पश्चिमी शिक्षा और विचारों का प्रभाव, दूसरे जो अंग्रेजों का था अपने पास सब कुछ, उसको हम लोग अपना रहे थे, कठिनाई हो रही थी और ये लोग विवश कर रहे थे वो काम करने पे, ताकि उसका आदी बन जाए। जैसे कि जियो के साथ हुआ, जियो स्टार्टिंग में फ्री में सबको दिया डाटा, अब पैसा लूट रहा है सबसे। क्या लिखा हुआ है, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार से भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मतलब भाईचारा जैसे आधुनिक विचारों को जाना, जिससे उसमें राजनीतिक चेतना आई। ये एक तरह से अच्छी बात भी थी कि उसी को देख करके दिमाग खुला इंसानों का, और उसके ऐसा हम लोग भी किए, समझे बात को। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, अब देखिए बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है। आदमी धर्म में इतना अंधा हो जाता है जितना प्यार में भी अंधा नहीं होता है। धर्म को लेके आदमी मारकाट होता जाता है। 2 मिनट लगता है, अगर बहुत ही गहरी दोस्ती है किसी हिंदू मुस्लिम में तो 2 मिनट लगेगा खाली उसको मार काट उतारने के लिए।
उसको अलग कह दीजिए कि हाँ मुस्लिम में ऐसा हो गया, हिंदू में ऐसा हो गया, ले शुरू फिर। तो बस इसका फायदा उठा लिया ये लोग। और कुछ हद तक अंग्रेज जो धर्म में किया वो ठीक भी किया, जैसे कि इसमें सबसे अहम बात थी अपने पास सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में तो सब सुने होंगे। उसमें क्या होता था पहले, जिनके हस्बैंड मर गए जिस लड़की की, उनको उसके पति के साथ उनके चिता पे बांध करके जला दिया जाता था, जो अभी सुनने में अजीब लग रहा है, मगर उस वक्त सब इसको परंपरा मानते थे, धर्म मानते थे अपना ही, हिंदू सब, कट्टरवादी हिंदू सब। और जब इसके खिलाफ राजा राम मोहन राय आगे बढ़े, तो अगर अंग्रेज नहीं रहता तो उनके सहयोग से नहीं हो पाता, क्योंकि सब अंग्रेज गुलाम थे। अंग्रेज पूरा दम ताबड़तोड़ अपने प्रभाव से सरकार थे उसका भाई, तो अपना राज था उसका, इसलिए हट गया, नहीं तो हटता भी नहीं। तो मगर समाज में क्या है, समाज में कोई अच्छा काम होता है, समाज की विरोध होता है तो समाज पूरा भड़क जाते हैं। तो बस कुछ हुआ अब भड़क गए, मतलब अंग्रेज लड़ने के लिए किसी बहाने से काम हुआ और कुछ अच्छा काम भी हुआ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, राजा राम मोहन राय, वही जो बोले सती प्रथा हटाया गया ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे सुधारकों ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया और भारतीयों में आत्मसम्मान तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाई। ये लोग अपने पास आगे बढ़े थे, मगर थोड़ा बहुत जो समाज मतलब बाधा बन रही थी कि नहीं हमने होने देंगे, तो अंग्रेज सब अपने पास काम किया। तो कुछ समाज को लगा कि नहीं ये तो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, इसके लिए अंग्रेज के खिलाफ भी कुछ लोग हो गए थे, जो हमारे आगे चल के थोड़ा काम भी आया। प्रेस और साहित्य की भूमिका। आजकल की तरह व्हाट्सएप नहीं था कि हाँ कुछ हुआ तो हम व्हाट्सएप कर दिए, ग्रुप में भेज दिए, सबको खबर हो जाएगा। एक तो थी कि हाँ प्रेस की आजादी दी गई थी, बोलने की लिखने की आजादी दिया गया था भारतीय लोगों को। तो लोग अगर जगाना हुआ था कि हम अगर मान लीजिए कि हम आज ए जगह पे हैं, बी जगह वाले को भेजना है कुछ संदेश, तो हम पत्र में लिख करके भेज सकते थे, या क्या होते हैं पेपर में छपा सकते थे कि लोग पढ़े और जागरूक हो जाए भाई। बोलने की आजादी पूरा था। तो प्रेस और साहित्य का अपने पास हथियार मिला, जिस वजह से लोगों तक बात फैली, राष्ट्रवाद का भावना जगा। इसमें बात लिखा हुआ अपने पास, ये पॉइंट अपने पास आगे दिए हैं। लोगों को अंग्रेजों की नीतियों से अवगत कराया और एकजुट किया, वही प्रेस की भावना जो था अपने पास। देखिए, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और साहित्य ने राष्ट्रीय विचारों का प्रसार, प्रचार प्रसार समझते हैं ना, फैलाना बात को यहां से वहां। जैसे मान लीजिए आजकल टीवी में एक बार चला दिया जाए, चाहे व्हाट्सएप में खुल जाए या यूट्यूब पर डाल दिया जाए, कोने कोने तक बात पहुंच जाती है। उसी तरह से उस वक्त प्रेस और साहित्य ही व्हाट्सएप यूट्यूब था, हाँ, कि आदमी इसमें डालता था, बात आगे तक पहुंचती थी, उसी बात को जनता जानती थी कि हाँ अच्छा ऐसा बात है तो हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। फिर एकजुट भी हुआ, लोग अपने ही घर के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है तो भाई सब सदस्यों को भिड़ना पड़ेगा, ये बात को लोग समझा और दबा फिर भिड़े। यातायात और संचार साधनों, यातायात मतलब कि आपके पास रेलगाड़ी आ गई थी, दुनिया रेंग रही थी, अब दौड़ना शुरू कर दी थी, तो यहां से वहां जाना सुविधा हो गया था। ऊपर से संचार का माध्यम, बातचीत का माध्यम हो गया था, टेलीफोन आ गया था, हाँ, डाक व्यवस्था शुरू हो गया था। इस अपने पास बहुत अपने पास हेल्प किया लोगों को तो बात पहुंचाने में। रेलवे, डाक, तार, तार मतलब ये वायरिंग नहीं, तार मतलब पहले चिट्ठी की तरह भेजते थे हम लोग, हाँ। ऐसी सुविधाओं ने विभिन्न क्षेत्रों अलग अलग जगह पे लोगों को एक दूसरे के करीब लाया और राष्ट्रीय भावना मतलब देश के प्रति जो प्यार था उसको प्रसार किया, बढ़ाया और उसमें करने में मदद भी किया। तो इतने सारे कारण थे, खाली आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। पॉइंट याद रहेगा जो हरा वाला से लिखा हुआ है उसको याद रखिएगा, और हम जितना भी कहानी सुनाया है आपको उसको लेके आप काम कर सकते हैं, उसमें अपने मन से भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बात लिखा हुआ है ये वाला वही लिखना है। अगर ये यातायात संचार समझ में आ गया है तो अपने मुताबिक आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं इस पॉइंट में। तो ये था क्वेश्चन। अगर आ जाए कि हाँ भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव मतलब उदय का कारण लिखिए, तो ये 4-5 पॉइंट लिख के बीच में 2-2 लाइन लिख देना है, बस कहानी खत्म हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो प्रमुख हुए तो बहुत सारे आंदोलन घटनाएं, हाँ मतलब प्रमुख राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ और घटनाएं हुई उसके बारे में जानना है। अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कारण सब है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए जितना भी आएगा सबको मैं दिल लगाऊंगा, समझ लीजिए दिल में रख लेना है बात को आपको, ठीक है। मैं सारे बच्चों को ऐसे कहता हूँ जो बात इंपॉर्टेंट होता है उसको दिल में रख लो, ठीक। तो इसको भी दिल में जितना भी पॉइंट आएगा सबको दिल में रखना है। शुरुआत करते हैं हम लोग 1857 की क्रांति से। हाँ ये तो सबको पता है कि हम लोग 1947 में आजाद हुए ना,
अगर सब कुछ सही रहता तो हम लोग 1857 में ही आजाद हो गए रहते, तो फिर क्यों नहीं हो पाए भाई? क्योंकि हम लोग की बेवकूफी की वजह से नहीं हो पाए, और अभी भी वो चालू है बेवकूफी। यहाँ पे अपने देश में जनता को भड़काना बहुत ही आसान बात है, और एक दूसरे के खिलाफ कर देना भी बहुत आसान, मतलब बहुत आसान बात है। अगर दो भाई बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है, कोई चाहे अगर तो दोनों भाई में फुटका कर देगा, इससे कान भर के उससे कान भर के, और ऐसे बेवकूफ लोग सब है कि मान भी जाते हैं, और खास करके धर्म को लेकर तो और भी ज्यादा। तो 1857 क्रांति में ऐसा कुछ हुआ कि पूरा देश इकट्ठा हो गया था अंग्रेज के खिलाफ, और लगा कि इसी बार आजाद हो जाएंगे हम, मगर कुछ अपने ही लोगों की वजह से सब ध्वस्त हो गया। अपने पास इसका कारण क्या था, मोटा मोटी समझाता हूं मैं आपको। पहले कई सारे कारण थे, मगर एक अहम कारण था कारतूस वाला। कारतूस उस वक्त पहले क्या था, सेना समय भर्ती लोग थे ना, तो एक बंदूक चल रहा था पहले, दूसरा वाला नया पुराना वाला, नया बंदूक लोग आएंगे सब, और उसका एक नया पैटर्न था कि वो कारतूस मतलब बारूद, उसको हटा करके दांत से हटाना पड़ता था, और फिर उसमें भर के तब जाके फायरिंग करनी पड़ती थी। कोई अफवाह उड़ा दिया कि हाँ इस कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ है। ये बात दोनों के लिए बुरा हो गया, हिंदू वालों के लिए भी और मुस्लिम वालों के लिए भी। मंगल पांडे नाम का एक आदमी था, बहुत वफादार सिपाही था अंग्रेज का। वो गया पूछने के लिए क्या ये बात सही है, और ब्राह्मण था वो पूछने गया, उसको अंग्रेज ने समझाया, झूठ बोल दिया कि हाँ नहीं कुछ नहीं है भाई, सब अफवाह है। वो वफादार था वो, तो वो आगे बढ़ के कहा भाई देखो कुछ नहीं है, गलत अफवाह है, अफवाह है पूरा ये, हम कर रहे हैं तुम भी करना, क्योंकि हम भी ब्राह्मण हैं, अगर ऐसा कुछ होता हम खुद नहीं करते। चला गया अकेले, दांत से छिला, भरा कारतूस में बंदूक में, काम कर लिया। इसको देख कर जितने भी थे सिपाही वो सभी कर लिया। बाद में मालूम पड़ा कि बात सही निकल गया। उसके बाद तो हो गया बड़का विवाद, क्योंकि बात धर्म पे आ गई थी, हिंदू मुस्लिम दोनों। अब दोनों मिलकर अंग्रेजों टूट पड़ा, और इस चक्कर में क्या हुआ कि मंगल पांडे सबसे पहले आ गया लड़ाई करने के लिए, क्योंकि वफादार था भाई वो, उसको धोखा दिया गया उसको। अब इस चक्कर में मंगल पांडे को फांसी दी गई। अब हुआ गया और बवाल, ये फैलते फैलते पूरी दुनिया, पूरे देश में, भारत में फैल गया। अंग्रेज के खिलाफ पूरे लोग हो गए, मगर कुछ चापलूसी लोग थे, चापलूसी राजा लोग थे, जो अंग्रेज का साथ दे दिया। अंग्रेज को कह दिया कि हाँ अभी हमारा सरकार रहा, हमारा राज रहा, हम आपको ये पद दे देंगे, वो पद दे देंगे, हाँ सब फुसलावे बहकावे में आ गया। और उसमें से एक अपना दरभंगा महाराज भी थे। 1857 क्रांति में ये चौपट आदमी अंग्रेज का साथ दे दिया था। इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ दे दिया, इसलिए ये विद्रोह हमारा असफल रह गया। इसी में हमारा झांसी की रानी हाईलाइट में आई, जो लड़ी देश के लिए। मुगल शासक का अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर सेकेंड, हाँ वो भाई लड़ा अंग्रेज के खिलाफ, और बहुत सारे अपने पास कुंवर सिंह लड़े भाई, बिहार से तरीके से लड़े भाई ये लोग अंग्रेज के खिलाफ इस वक्त, मगर सब कुछ सही नहीं रहा, विफल हो गया। तो हम लोग उस बार ही आजाद हो जाते। चौपट लोगों की वजह से 100 साल और गुलाम रहना पड़ा। चलिए, तो हम लोग ये मोटा मोटी समझ में आया कहानी आपको। फिलहाल जो लिखा हुआ समझते हैं। कारण क्या था, यह विद्रोह जो हुआ ब्रिटिश नीतियों, जो सब कानून सब था उसके खिलाफ। ये गोद निषेध एक पैटर्न था अपने पास, हाँ प्रथा था, गोद निषेध प्रथा। ये मेन कारण था, ये चर्बी वाले कारतूस, हाँ है मेन कारण ये था। इससे मामला आगे बढ़ा। आर्थिक शोषण, धार्मिक हस्तक्षेप, मतलब धर्म में ये लोग हस्तक्षेप कर रहा था, जो गलत लगा था कर दे रहा था कि भाई मत करो, ऐसा मत करो, हाँ। मगर मेन कारण क्या है पास, चर्बी वाले कारतूस। परिणाम क्या हुआ पता है, लास्ट में बताया ना, लास्ट में कि परिणाम उसको बोलते हैं जो अंत में मिलता है। अंत में क्या मिला, हार मिला भाई। भारतीय लोग हार गए, ये लोग जीत गए, फिर से राज करना शुरू कर दिया, विफल रहा। यह विद्रोह क्या हुआ, विफल हो गया। लेकिन लोगों को इकट्ठा तो कर दिया भाई, हाँ लोग अंग्रेज के खिलाफ तो हो गए भाई, सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, हिंदू मुस्लिम ये वो जितने अधिक धर्म थे सब इकट्ठा हो गया था। तो इसका परिणाम विफल भले हो गया, मगर उसमें भारतीयों में एकता ला दिया, राष्ट्रवाद जगा दिया कि हाँ हम देश के लिए लड़ सकते हैं भाई। और ये पहली बार अंग्रेज सब भारत का ताकत देखा था और डर गया था पूरा का पूरा। उसके बाद ये लोग ऐसा ऐसा कानून लाया कि हिम्मत नहीं दोबारा उठने का। फिर राष्ट्रवाद की भावना मजबूत किया इसने, ब्रिटिश शासन को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। और जब ये देखा तो अंग्रेज को लगा कि नहीं अब नीति से बदलना पड़ेगा, इतने में नहीं मानने वाला ये लोग का ताकत बहुत बड़ा है, जिस दिन फिर इकट्ठा हो गया तो हम लोग तो गए काम से, मतलब हमारा परसा खत्म हो जाएगा। इसलिए ये कई सारे ऐसे कानून लाए कि आदमी को कमर तोड़ दिया एक तरह से।
फिर बाद में जाके फिर लोगों को समझ में तो अमल आ ही गया था, फिर लोग धीरे तरीके से, और उसके बाद अंततः हमको आजादी मिली। तो ये सब अपने पास 1857 में ही हो गया था, मगर पूरा नहीं हो पाया। चलिए, तो ये जो अपने पास था, याद रखिए, कंपनी शासन समाप्त हो गया। पहले क्या था कि ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी खोल के पूरा देश राज किया था, मतलब कंपनी के लोग ही राज करते थे, पहले यहाँ चलाते थे पूरा सरकार। जब ये बात 57 क्रांति बहुत नुकसान हुआ ना, क्योंकि पूरा देश इकट्ठा हो गया था अंग्रेज के खिलाफ, तो अंग्रेजों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। जब ये बात खबर हुआ लंदन में, रानी के पास, उन लोग का हेड रानी थी वहां। हाँ, अभी भी लगभग सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बन गया है, मगर पहले रानी था सरकार वहां। तो मालूम हुआ, कहा गया इस शासन को हटाओ, ये सब चौपट में सब है, ये लोग पूरा राजपाट खत्म कर देगा हमारा। हाँ, अब ये कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया, ब्रिटिश सरकार का था अपने पास। कहां चला गया? लंदन में। वहां से आप काबू हो रहा था पूरा भारत। ओके, तो इसमें क्या क्या हुआ? एक तो हमारा देश का भावना इकट्ठा हो गया, सब में एकता जगी, और अंग्रेज के लिए क्या हुआ? उनको सीख मिल गया, और ये जो था अपने पास कंपनी वाला शासन, वो हट करके चला गया ब्रिटिश ताज अपने पास लंदन। इतने सारे परिणाम हुए। अब देखिए अगला पॉइंट, 57 समझ में आ गया। 1857 क्रांति क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ, क्या कारण थे, क्या घटना हुई। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसको अभी ना आजकल अपने पास बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जदयू है, ये सब है, वो सब है। उस वक्त हमारे पास एक ही पार्टी था, कांग्रेस। उसकी स्थापना कौन किया, कब हुआ, सुनिए। तो इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, ठीक, इन्होंने 1885 में किया था। डेट याद कीजिए, नाम याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ए.ओ. ह्यूम 1885 में इसकी स्थापना की थी, किसकी? कांग्रेस की, भारतीय कांग्रेस। हाँ, राष्ट्रीय कांग्रेस पूरा नाम था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आजकल हम सीधे कांग्रेस जानते हैं। हाँ, इसका उद्देश्य भारतीयों को एक मंच पर लाना और उनकी राजनीतिक मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखना था। अकेले अकेले अब मान लीजिए कि आप जाइएगा स्कूल में, अभी क्लास में, कहने के लिए प्रिंसिपल को कि हाँ हमको ये टीचर पसंद नहीं है, एक आदमी जाओ, एक आदमी जाओ, एक बच्चा जाओ, सुनवाई नहीं करेगा प्रिंसिपल तुम्हारा। और एक बार में 10 लोग साइन करा के ले जाइए, आप एप्लीकेशन लिखिए, 10 का साइन कीजिए, 20 का साइन कीजिए, हाँ, उसका बाप भी सुनेगा, बदलेगा उसको। हाँ, तो ये लोग पहले एक मतलब कि क्या बनाया, स्टेज बनाया, मतलब एक्चुअली पार्टी बनाया ना, तो पार्टी एक तरह क्या क्या स्टेज काम किया, लोग इकट्ठा हुए, हाँ चलो इस पार्टी में जुड़ा, मतलब इस पार्टी का लोग हो गया वो। इसलिए बनाया गया था ये पार्टी कि हम लोग एक साथ आएंगे और जितना भी मांग है हम एक साथ मांगेंगे ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेज सरकार से, ताकि हमको एक बार वो लोग भीड़ देख के काम भी करेगा कि हाँ इतने लोगों की डिमांड है तो मानना चाहिए, अकेले कोई नहीं सुनता है। तो ये हो गया। अगला सुनिए, इसमें यही इसी पढ़ रहे हैं हम लोग, कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक चरण में कौन कौन लोग सब शामिल हुए इसमें? उदारवादी, उदारवादी मतलब दयालु टाइप का आदमी, हाँ, नरम दल का, शांति स्वभाव का, हाँ, उसको बोलते हैं उदारवादी। शुरुआती में अपने पास कौन नेता शामिल हुआ, नाम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब अपने पास शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से सुधारों की मांग की। इसको कहा गया नरम दल का नेता, ठीक, प्यार से मांगेंगे, समझा बुझा के मांगेंगे। ओके, नाम ये देखें, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, 3 नाम हो गया ना, 1 2 गोपाल कृष्ण गोखले। इनको नरम दल का नेता भी कहा जाता है। मगर कुछ बातें ऐसी थी होती है कि कुछ बातें बात से लात से लिया जाता है, तो ये मानना था नौजवान लोग का, और जो इस तरह के मानने वाले बात थे उसको कहा गया अपने पास गरम दल का नेता, ठीक। तो गरम दल का उदय हुआ, कहा कि बुढ़ाऊ सब कुछ नहीं करने वाला है, प्यार प्यार से बात करके सुनने नहीं करता किसी के बात, अंग्रेज सब अब ऐसे बात नहीं मानेगा, अब एक्शन में आना पड़ेगा। तो इसमें तुम्हारे पास 3 लोग आए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इस तीनों ग्रुप का नाम रखा गया लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नौजवान थे भाई, गरम खून था इनमें, ये लोग ऐसे नहीं मानेगा, हाँ, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ये लोग। तो ये हो गया गरम दल का नेता, ये हो गया नरम दल का नेता अपने पास। इन लोगों ने भाई स्वराज, मतलब अपना राज अपना शासन, हमारा देश है, हम ही शासन करेंगे, तुम लोग कौन होते हो, इसकी मांग शुरू कर दी।
अंग्रेजों के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपनाया, मतलब कि गुस्सा वाला रुख अपनाया अपने पास। तो ये बात समझ में आ रही है आपको धीरे धीरे। आइए समझते हैं बंगाल विभाजन क्या था। अब अंग्रेज सब किसी भी तरह इतना भीड़, इतना बड़ा देश को कैसे काबू किया हुआ था, तोड़ तोड़ काबू किया हुआ था। इकट्ठा में तो इसकी हिम्मत नहीं थी कि हाँ कि भाई काबू कर पाता। और जैसे आपका यहाँ इकट्ठा हो रहा है कि खट से तोड़ देता था, बात से या किसी और काम करके। उसी प्रक्रिया में बंगाल का विभाजन हो गया। और समझिए पहले, अभी जिसको हम बंगाल कह रहे हैं वो कुछ और था। पहले का बंगाल क्या था समझिए ध्यान से। बंगाल में 3-4 बात जुड़ी हुई थी। पहले देख लीजिए, भारत का नक्शा मोटा मोटी समझते हैं पहले हम लोग, हाँ, जो कि मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। भारत का नक्शा मोटा मोटी ये है, उतना अच्छा तो नहीं बनेगा मगर फिर भी आपको हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए मोटा मोटी भारत का नक्शा है। ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये अभी हमारा यहाँ पे समझ लीजिए कि आपके पास ये वाला हिस्सा इतना बांग्लादेश है, ओके। और ये वाला हिस्सा आपके पास मान के चलते हैं ये जो दिख रहे हैं ये हमारा वेस्ट बंगाल है ना, ऐसे करके ये हमारा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं। और ये हमारा मान के चलिए कि हमारा बिहार हुआ इतना, ये हमारा झारखंड हुआ, ये हमारा उड़ीसा हुआ, ओके। ये बांग्लादेश हो गया, देश अलग है। बाकी ये पश्चिम बंगाल हुआ, ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, ये अपना उड़ीसा हो गया। ये सब बंगाल का हिस्सा था, ठीक। ये लोग क्या किया, पहले यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया पूरा, इधर बना दिया पूर्वी बंगाल, इधर बना दिया पश्चिमी बंगाल। पूर्व में था पूर्वी बंगाल, इधर पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में फिर आगे चल के अपने पास ये भी टूट गया, ये सब 1 2 3 राज्य इस देश में अपने आ गया। ये बाद में जब आजादी मिली तो ये पाकिस्तान बन गया था। पाकिस्तान 2 जगह थे, पाकिस्तान यहाँ, ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। यही पश्चिमी पाकिस्तान 1971 में जाके बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान 2 जगह था, हट गया, पाकिस्तान सिर्फ अब ये बचा जिसको हम जानते हैं अभी हम लोग। तो ये अपने पास विभाजन कर दिया यहां से। चलिए पीछे आते हैं। तो बंगाल का विभाजन करता है कौन किया भाई, कारण क्या था इसका, लॉर्ड कर्जन, नाम याद रहेंगे। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रशासनिक सुविधा का हवाला देते हुए बंगाल का विभाजन किया गया। प्रशासनिक सुविधा मतलब कि अगर अलग अलग रहेगा तो हम प्रशासन अलग अलग तरीके से काम करवा सकते हैं। इसको लेकर के इसको अलग कर दिया, तोड़ दिया गया। इसका मेन काम क्या था, फूट डालो और राज करो। तोड़ेंगे तभी जाकर राज कर पाएंगे। खास तौर पे हिंदू मुस्लिम जो एकता था अपने पास, उसको तोड़ना चाहता था ये लोग, और तोड़ भी दिया अलग अलग। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, हाँ, बंगाल फाइल्स, उसमें वही दिखाया गया है। हिंदू मुस्लिम का जो भड़काव हुआ ये अंग्रेज का ही पूरा देन था अपने पास, और उसके बाद भी चलता रहा और अभी भी चल रहा है अपने देश में। हिंदू मुस्लिम के नाम पे इतने कट्टरवादी लोग सब हो गए हैं कि हाँ, इतने पता नहीं क्या अंदर से आज जुनून उठ जाता है धर्म के नाम पे। परिणाम क्या हुआ इसका भाई, इसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया कि हमारा देश क्यों तोड़ दिया, हमारे ही घर को क्यों बांट दिया भाई तुम लोग। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, बहिष्कार आंदोलन चलाए गए। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, राष्ट्रवाद की भावना तीव्र किया गया। लोगों को अब ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे ये लोग हमको उल्लू बना रहे हैं। कौन लोग, अंग्रेज लोग। उसके बाद से ये लोग अपना अपना जितना भी उसके सामान सब था उसको बहिष्कार किया, उसका काम सामान सब यूज करना बंद कर दिया। अपना जितना भी फैक्ट्री उठी जितना भी था सामान था उसको उपयोग करना शुरू कर दिया। चलिए यह समझ में आ गया आपको कि हमारा बंगाल विभाजन क्या था, क्यों किया गया था, मकसद क्या था उन लोगों का। अगला यह मुस्लिम लीग की स्थापना। ये ही तो मेन कारण है कि हमारा भारत टूट गया, मतलब पाकिस्तान बन गया इसी की स्थापना से। हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना 2 लोग मिले किए थे, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह। आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह। कहां किया गया था, ढाका में, जो अभी बांग्लादेश का राजधानी। उस वक्त हमारे पास एक तो चल रहा था कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने पास, एक अपने पास बना ग्रुप या पार्टी मुस्लिम लीग, जिसको कौन बनाया भाई, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह बनाया। कहां बनाया, ढाका में बनाया। ये क्यों बनाया गया, इसका मकसद ही था कि हाँ मुस्लिम लोगों का हितों का रक्षा करना, मतलब मुस्लिम लोग के पक्ष के लिए बनाया गया। यहीं से मामला खराब हो गया और इसका मेन मकसद था अंग्रेज को फायदा हो गया।
अंग्रेज चाह ही रहा था कि हाँ ये दोनों अलग हो जाए, और मुस्लिम लोग को कान भर भर के मतलब कि ये ब्रेन वॉश कर दिया गया कि तुमको ये लोग मतलब आगे चल के नुकसान पहुंचाएगा, ये करेगा, फना ठिकाना, हाँ, और ये इसका स्थापना हो गया। अब सुनिए इसका उद्देश्य क्या था। यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था। अंग्रेज भाई सक्सेस हो गया ये बात माला में कि हम चाह रहा था कि हाँ हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए भाई, जैसे ही अलग होगा ये लोग अपने में लड़ेगा, हम मजा ले लेंगे। वही काम हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना मेन यही हुआ, लोगों को लग गया मुसलमानों को कि हाँ यहाँ इतना हिंदू बहुलक इलाका है, हम लोग का फ्यूचर नहीं है, इसलिए अपना बचाव खुद करो। तो ये भाई इस तरह से अंग्रेज हम लोग को बेवकूफ बना दिया, और बन भी गए हम लोग। जिसके बाद में भारत विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भारत के जो टुकड़े हो गए सबसे बड़ा हाथ इसी का था, मुस्लिम लीग का, जिसका आगे चल के जिन्ना बना अध्यक्ष। वो दो पूरे खुट्टा करके बैठ गया कि हम बने रहेंगे पाकिस्तान। चलिए समझ में आ गया मुस्लिम लीग का स्थापना कौन किया, कहां हुआ। सो साइमन कमीशन पे आते हैं। अपने पास इसका नाम सुनिए पहले, सर जॉन साइमन नाम का आदमी था। ये क्या हुआ अपने पास कि वहीं लंदन में इंग्लैंड में बैठ के ही 7 लोगों को ग्रुप बना करके एगो कानून पारित किया, मतलब कानून बनाया भारतीय लोगों के लिए। और 7 लोगों में एक को भारतीय नहीं था। अब वहां से अपने पास 1927 की बात होगी, हाँ 27 में ये कानून बना लंदन इंग्लैंड में, जो भी कर सकते हैं। हाँ, और वहां से 1928 में भारत लाया गया, और साथ में आया अपने पास सर जॉन साइमन लेकर के। आते ही विरोध शुरू, भाग जा भाई साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, वापस जाओ। ऐसा इसलिए कह रहे थे कि अगर हमारे देश का कानून बन रहा है तो हमारे देश के लोग शामिल होना चाहिए था उसमें, और सातों के सातों भाई अंग्रेज थे। तो इन लोगों जितना भी इन लोग का था अपना मुद्दा कि हमारे देश के बारे में हो रहा है, हमारे देश का ही आदमी शामिल नहीं है, तो कहां से हमारे भलाई की बात करेगा ये, तो ना पढ़ेंगे न लेंगे, वापस चले जाओ। इसके विरुद्ध में ये वाला साइमन कमीशन बना था। फटाफट पढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, जो लोगों को अपना समझ में बात आ गया कि हमारा देश है, हम अपने देश के प्यार करते हैं, तुमको नहीं करने देंगे राज यहाँ पे, देखा तो लोग डर गया। उसको देखते हुए भारत में संवैधानिक सुधारों, मतलब संविधान जो बना हुआ था उसमें कुछ चेंजिंग लाया। समीक्षा हेतु एक आयोग मतलब होता है एक कमीशन, अपने पास उसका हिंदी वर्ड है कमीशन का, एक अपने पास कानून बनाया गया। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय 7 लोगों का वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम क्या हुआ, साइमन कमीशन रखा गया। विवाद क्या हुआ, इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया, जिससे भारतीयों में गहरा भाई गुस्सा था, असंतोष फैला हुआ भाई। कैसे किसी को ये भरोसा हुआ कि हाँ कि हमारे हित में ही लिखे होगे तुम, एक भी आदमी भारतीय का नहीं था, भारत का नहीं था। 28 में जब साइमन कमीशन भारत आया, याद रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में, तो उसका स्वागत ये नारा से किया गया, ये नारा साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। ये नारों और काले झंडों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अन्य संगठनों ने मिलकर इसका व्यापक विरोध किया। अब देखिए, अब देश में सब रह रहे हैं भाई, सबके खिलाफ की बात होगी, इसलिए मुस्लिम लीग भी, कांग्रेस वाला भी, और जो भी छोटे मोटे ग्रुप बने हुए थे सब मिलकर एक साथ खिलाफ हुआ अंग्रेजों के, और ये वापस हो भी गया कमीशन, हाँ साइमन कमीशन खत्म हुई हो गया। महत्व क्या हुआ इसका, इस विरोध में भारतीयों की एकता फिर देखने को मिल गया। जैसे पूरे देश की बात होती थी सब इकट्ठा हुआ था, मगर आपसे में लड़ लेते थे कभी कभी लोग। आगे सुनिए क्या अपने पास मजबूत किया गया था, स्वतंत्रता की मांग की गई। मतलब कि जब ये आजादी वाली बात हो रही थी खूब इसका असर हुआ कि नहीं आप तो हमको चाहिए आजादी भाई। अगला टर्म है पूर्ण स्वराज की मांग। ये अंतिम चरण था देश की आजादी का। कहा गया अब बहुत हो गया, कभी ये कानून लाते हो कभी वो कानून लाते हो, अंग्रेजों कह रहे थे लोग, अब हमको अपना पूरा देश चाहिए। हाँ हमको अपना पूरा देश चाहिए, हम लोग अपना खुद चलाएंगे। साइमन कमीशन के विरोध के बाद लॉर्ड इरविन 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, हाँ कहा कि तुमको अब ये लोग भी अपना चल रहा था चाल, ये लोग भी चल रहा था अपना चाल। अंग्रेज देखा कि आप लोग मानने वाला नहीं है, तो इन लोग को ना ऐसा कहते हैं कि भाई तुम्हारा देश रहेगा मगर सरकार हमारी रहेगी, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ काम करेंगे, सब कुछ तुम्हारा ही नहीं तो सब रहेगा। इसको लेकर के ये काम किया, डोमिनियन स्टेटस लाया गया, औपनिवेशिक स्वशासन, कि आप खुदे आप यहीं पे आप खुदे राज कीजिए,
मगर मेन हेड हम ही रहेंगे। मगर आप तो लोग समझ गया था भाई कि उल्लू बना रहा है, कि लोग जिद पे आ रहा था, नहीं तुम लोग को रहना ही नहीं है यहाँ, हम लोग पूरा खुद हम ही रहेंगे, हम ही रहेंगे, हम ही चलाएंगे सरकार। अब इस जिद पे आ गया था। लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, हाँ, लाहौर पाकिस्तान में अभी, हाँ। और इस अधिवेशन मतलब था कि एक मीटिंग होना, हाँ, जिसका अपने पास अध्यक्ष कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया। कई बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब रखा गया, किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में, याद रखिएगा। अब तुम्हारे पास ये देखिए क्या है, सो हम लोग यूं तो मना रहे हैं अपने पास इंडिपेंडेंस डे, कब? 15 अगस्त को, है ना। मगर ये लोग आजादी से पहले ये जब पूर्ण स्वराज का मांग किया, बोल दिया कि हम लोग हो गए भाई, अंग्रेज को बोल दिया कि तुम मानो चाहे मानो, हम लोग अपना पूरा आजाद हो गए है। और इन लोगों ने क्या किया? 26 जनवरी 1930 को झंडा फहरा लिया। पूरे देश में सबको बोला झंडा फहरा ले भाई, हम लोग आजाद हो गए हैं। याद रखिएगा, लास्ट में बताएंगे कि 26 जनवरी को यादगार करने के लिए जो अपना हम लोग अभी करते हैं, क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस ना, रिपब्लिक डे। कानून बन के तैयार हो गए महीना पहले ही, 26 नवंबर को ही, उसी दिन से लागू कर सकते थे। मगर इस दिन को याद जिंदा रखने के लिए कहा 2 महीने रुक जाते हैं, ताकि ये दिन आ जाएगा, इस बहाने से ये दिन भी जिंदा रह जाएगा। ओके, तो 26 जनवरी 1930 को ये लोग पूर्ण स्वराज की मांग करके अपना कहा कि हम लोग आजाद हो गए, झंडा फहरा दिया। पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लोगों यह प्रक्रिया लेने का आह्वान किया कि वो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। कहे कि भाई आप तुम लोग मानो चाहे मानो, हमारा देश आजाद हो चुका है। महत्व क्या हुआ सबका, क्या क्या महत्व हुआ इसमें? बस इस प्रस्ताव ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया लक्ष्य दिया। क्या कहा कि अब तो हम झंडा भी फहरा दिए हैं, अब तो किसी भी तरह तुमको जाना ही पड़ेगा, हमारा देश है, हमको दे के भाग जाओ यहां से। यही लक्ष्य आगे चल के भारत की आजादी का आधार बना। ये तो हो गया एक, आपको रफली बताया गया कि हाँ कहां से कहानी शुरू हुई, कैसे कैसे आजादी मिल गई हमको। अब इसमें हमारे पास गांधी जी का जो एंट्री हुआ था, वो पूरा गांधी का एक पूरा युग चला। तो अब गांधी जी इस पूरे कहानी को दिल में 2 बार नहीं 3 बार रख लीजिएगा। गांधी का युग पूरा चला। आपको बता दें, गांधी जी तो अभी जानते हैं ना लोग, गांधी जी, महात्मा गांधी, ये वो था पूरा, उसका पूरा नाम मोहन था। अगर अभी कह दिया तो कि हाँ कि पैसा फोटो किसका है, तो मोहन का फोटो है या मोहना का फोटो है, कोई विश्वास करेगा? मगर हम लोग जानते हैं कि उनका नाम क्या था, मोहन नाम था। पूरा नाम मोहनदास था। करमचंद गांधी उसके पापा जी का नाम था ना। तो लोगों अपना नाम जो होते हैं साउथ इंडिया में, चाहे मुंबई में, चाहे गुजरात में, चाहे तमिलनाडु में, इस तरह में लोग अपने नाम के साथ पिताजी का नाम जोड़ के बोलते हैं। इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी, ओके, गांधी उनका टाइटल था। बाद में चल के इनको उपाधि दिया गया था महात्मा का, तो लोग महात्मा गांधी के नाम से फेमस हो गए। मोटामोटी समझा देता हूं अभी, फिर हम देख लेंगे। गांधी जी अपने पास अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और साउथ अफ्रीका में अपने पास नौकरी करते थे बैरिस्टर का, मतलब वकील को वहां कहते हैं बैरिस्टर, और ठीक ठाक काम भी कर रहे थे, लोगों को वहां पे दिलवा रहे थे अपने पास क्या, न्याय लड़के। और वहां भी अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज सरकार को तरीके से पहचान गए थे वो। जब यहाँ अपने पास भारत में ये आजादी का पूरा जश्न शुरू हुआ कि हाँ हम लोग अब चाहेंगे आजादी, बात था 1914-15 की। हाँ, अब गांधी जी को लगा कि अब थोड़ा बहुत अपने देश के लिए भी करना चाहिए कुछ। हाँ, तो 14 में या 15 में वहां से वापस हो गए वो, कहाँ, भारत आ गए। 15 तक वापस आ गए थे भारत। तो अचानक से, इसको बहुत कोई नहीं, हल्का फुल्का लोग जानते थे गांधी जी को। जब यहाँ आए तो पहले लोगों को समझे क्या मामला है, नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी में जाके मिले इनसे, हाँ, लोगों सबसे, नेता सबसे, फिर ये अपना बढ़ोतरी वर्चस्व जमाए। पहले समझे यहाँ की जनता के लोगों में क्या है, जनता कैसे एक साथ हो सकती है। गांधी जी का दीवाना था पूरे लोग देश का। कुछ ही दिनों में सब इसका फैन बन गया था। अभी की भाषा में बोले तो गांधी जी का फैन पूरे इंडिया बन गया था। लोग देखा नहीं था, मगर गांधी के नाम पे मरने मिटने को तैयार हो जाते थे। अब बिना लाठी के अंग्रेज को झुकना पड़ता था इनके सामने में, हार मानना पड़ता था। गांधी उस शख्स का नाम था। आते हैं हम लोग, सुनते हैं क्या लिखा हुआ है। सो भारत में वापस कब आए? 1915 के बाद से इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। आते ही ये सबसे पहले आए, कई बार शामिल हुए। पूरा कहानी इंटर में जब जाइएगा आप 11th-12th में, तो वहां 12th में तरीके से बताया गया है। हाँ, उतना कहानी सुनाएंगे तो मालूम पड़ा कि 15-20 मिनट खाली कहानी सुनाने में लग गया। फिर आपके मुद्दे पर बात आते हैं हम लोग।
शुरुआत ही की है अपने पास बिहार के चंपारण सत्याग्रह से। वहां नील की खेती हो रहा था, अंग्रेज छुटियाए करते थे, हाँ, किसान सबको करवे करो, और उसने नुकसान किया था कि एक बार अगर नील की खेती हो गया तो वो खेत बंजर हो जाता था, और किसान सबको करवाता था अंग्रेज सब कि कर, हम ले जाएंगे अपना लंदन, वहां से रंग बना के लाएंगे, हाँ, अपना फायदा करेंगे। अन्याय वाली बात थी, कोई सुन नहीं रहा था, अंग्रेज अपना मनमानी कर रहा था। गांधी जी यहाँ आए और देखे कि माई बात सही है, बड़ा जुल्म हो रहा है। तो पहला सत्याग्रह, सत्याग्रह होता है कि सत्य के लिए रिक्वेस्ट करना, सत्य के लिए आग्रह। अगर बात सही है तो हम प्यार से मांगेंगे भाई, और जब तक मांगते रहेंगे तब तक तुम दो नहीं अपने पास, है ना। जब सही बात है तो तुम भी समझो बात को, भले देरी समझो मगर समझो कि हाँ बात सही है और उसको मानना पड़ेगा तुमको। और गांधी जी का नाम अंग्रेज सभी जानते थे कि अफ्रीका में ही अपना एकदम वर्चस्व बना के रखे हुआ है, इसके पास बहुत सारा लॉजिकल बात सब है, ऊपर से वकील है ये, मान जाओ भाई मान जाओ। हाँ, तो अंग्रेज सब पहले ही सत्याग्रह में इनका बात मान गया, और बिना एक लाठी उठाए, बिना गाली गलौज, बिना मारपीट किए हुए जीत गए ये, और लोगों को खेती में से जो होता था नुकसान नील खेती से रुकवा दिए। लोग इसका दीवाना बन गए भाई, गांधी गांधी नाम सुना शुरू हो गया। इसके कुछ दिन बाद चले गए 1917 में, ये हुआ था, याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 17 में, 1917 में, 15 में आए थे, 2 साल लगा समझने में इनको, 17 में सत्याग्रह किए, सफल भी हो गया। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में, गुजरात में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था हमारे पास, गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने के बाद भी अंग्रेज उससे टैक्स मांग रहे थे, खेत वालों से, किसान सबसे, तुम्हारा खेत बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, अगर 4 बोरा फिक्स कर दिए हैं गेहूं देने का, देवे करो, तुमको हुआ कि नहीं हुआ सो। ये तो अन्याय वाली बात थी, लोग कहां से लाके दे। इसके खिलाफ गांधी जी फिर वहां गए, वहां भी किए सत्याग्रह भाई, वहां भी सफल हो गया। अंग्रेज को इनसे डर लगता था कि सीधे हड़ताल में बैठ जाते थे, या फिर भूखा हड़ताल कर देते थे, या सत्याग्रह के लिए बैठ ही जाते थे। और इनका ये तरीका एक नया यूनिक लग रहा था, अंग्रेज को मानना पड़ जा रहा था। और गांधी जी का ही देन है धरना प्रदर्शन, जो आज लगभग पूरे देश में चलता रहता है ना। तो गांधी जी यहाँ भी किसान आंदोलन किए लगान के खिलाफ, जो टैक्स ले रहे थे, यहाँ भी सफल हो गए। एक और किए अहमदाबाद के मिल में, फैक्ट्री था, वहां मजदूर को काम कर रहे थे छोटी आगे बहुत सारा, और मजदूरी उनको बहुत कम मिलता था। इसको लेकर के गांधी जी का पास लोग आए और वहां भी गए, तो यहाँ भी जीत गए भाई। वो भूख हड़ताल पहली बार किए थे वहां, वो जब तक दोगे नहीं सही मजदूरी हम उठवे नहीं करेंगे। अब भूखे मर जाएगा लोग, सरकार गिर सकती है। अगर सरकार की वजह से कोई भूखे मर गया तो सरकार गिर सकती है। इसके वजह से वो लोग मान लिया अंग्रेज सब। गांधी जी का 3 आंदोलन सफल रहा लगातार। गांधी पूरे देश में फैल गया, ताकि कौन बंदा है जो बिना मारपीट किए हुए अंग्रेज को हरा दे रहा है भाई। 3 जगह गया, 3 जगह जीत गया है। गांधी जी का बोलबाला देश में पूरा होना शुरू हो गया। इसी बीच में अपने पास जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था और जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। अब रॉलेट एक्ट मतलब कानून होता है अपने पास। अब हुआ ये कि इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार दिया। इसे काला कानून भी कहते हैं। मामला ये था कि देश के लोग सब जागरूक हो रहे थे कि हमको चाहिए आजादी अब, और ये बड़ी चिंता की बात थी। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। अब वो कुछ दूसरा उपाय लगा रहा था, कोनो दाल नहीं गला तो एक कानून उठा के ले आया, रॉलेट एक्ट। हाँ, इसका मकसद ये था, इस कानून में क्या लिखा हुआ था, पारित भी कर दिया, पास भी कर दिया, कि अगर किसी पर शक है कि ये आज रात हमारे घर चोरी करेगा, उसको उठा कर ले जाता था। किसी भी शक है, किसी भी अंग्रेज आदमी को भारतीय पर शक है कि आज ये तुम हमको मारो, अभी तुमको उठा के ले जाता था। क्यों उठा के ले जाता है? हमको शक लग रहा है कि आज ये चोरी करेगा, ये आज इसका मर्डर कर देगा। हाँ, ये था कानून। मतलब इस बहाने कई लोगों को जेल में भर दिया गया बिना वजह के। तो यही था रॉलेट एक्ट। इसके खिलाफ बहुत सारी भाई बातें हुई, बहुत सारे काम हुआ, मगर सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात हो गई जालियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के अमृतसर में अपने पास जालियांवाला बाग है ठो, और उसका बहुत बड़ा अपने पास क्या पार्क बोल सकते हैं एक तरह से। एक ही रास्ता है पतला सा वो भी, और वहां पंजाबी लोग का, सिख लोगों का पर्व था, शायद बैसाखी पर्व रहा होगा। वो लोग इकट्ठा हुए थे पर्व मनाने के लिए भी, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ बातचीत करने के लिए भी। और उस वक्त अंग्रेज सरकार में सेना के में जो हेड था वो नया आया था, उसका नाम था जनरल डायर। हाँ, कोई भी लोग नया पद पे बहाली होता है तो अपना हीरो भी दिखाता है ना। इससे अपने पास मान लीजिए अपने यहाँ भी पुलिस में भर्ती कोई हुआ
तो स्टार्टिंग में बहुत ईमानदार बनता है, बाद में फिर जो का त्यों बन जाता है वो। तो नया नया आया था जनरल डायर, कहा कि कुछ नया दिखाएंगे हम सरकार को ताकि उसका नाम हो। जैसे मालूम हुआ कि कुछ लोग रॉलेट के खिलाफ ही लोग मीटिंग कर रहा है जालियांवाला बाग में, कि चल गया अपना सेना लेकर के, गेट बंद किया और एकदम लाइन लगा दिया, और जितने भी उसमें लोग थे, सैकड़ों लोग थे वहां पे, हाँ, बूढ़े बच्चे औरत जवान सब थे। जैसे केजीएफ में रॉकी भाई चलाता है गोली, वैसे धाए 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 कई राउंड गोली चलाया गया। लोग वहां पर जितने बच्चे बूढ़े जवान थे सब मारे गए। उसमें पानी पीने के लिए पहले कुआं आता था, कुआं आजकल चापाकल हो गया ना, पहले कुआं था, कुआं सब था उस पार्क में। लोग गोली से बचने के लिए कुआं में सब कूद गए, यहां मरे वहां मरे, बात बराबर हुआ। तो ये बड़ी दिल दहलाने वाली घटना थी, बिना वजह के मासूम लोग को मार दिया गया। ये था अपने पास जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, मतलब हिला कर रख दिया, और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। लोग इसको जान करके, इसको देख करके और बौखला गए, अब तो तुम लोगों ने छोड़ेंगे, मतलब हाँ, अंग्रेज के खिलाफ पूरा भड़क गए, मतलब हमारा जो राष्ट्रवाद का भावना था और जग गया। आपके घर में किसी के साथ इस तरह घटना हो जाए तो कितना भी आप कायर रहेंगे तो भी आप गुस्साख हो जाएंगे और लड़ने के तैयार हो जाएंगे। अब देखिए अपने पास अगला आंदोलन सब क्या है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इसके बाद से अपने पास गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए। हाँ, एक देश में कहा भाई, वैसे भी गांधी के फैन पूरा देश बन गया था, गांधी की एक बात पे लोग मरने मिलने को तैयार हो गए थे। अब गांधी जी कहे कि भाई जितने भी अंग्रेज के सामान यूज कर रहे हैं हम, और जितना भी उसका काम कर रहे हैं सब छोड़ दो। टीचर हो तो पढ़ना छोड़ दो, स्टूडेंट हो, टीचर हो तो पढ़ाना छोड़ दो, स्टूडेंट हो तो पढ़ना छोड़ दो, कोई कारीगर हो तो काम करना छोड़ दो, फैक्ट्री में काम करे वो भी छोड़ दे, जो कपड़ा पहन दो छोड़ दो भाई, हाँ, सब कुछ छोड़ दो। इसे क्या हुआ, गांधी का नाम सुनते मात्र सब देश के जितने भी थे लोग अंग्रेज की तरफ से काम करने वाले सब बंद, अंग्रेज का पूरा भट्टी बैठ गया। बहुत कुछ सही चल रहा था, अंग्रेज को लगा कि अब नहीं होगा, अब सब कुछ ठप पड़ गया है, अब छोड़ के जाना ही पड़ेगा भारत को। मगर गांधी जी का एक सिद्धांत था, उसूल के पक्के आदमी थी, इनका कहना था कुछ भी हो जाए किसी की जान नहीं जानी चाहिए, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे ना। इसी बीच में क्या हुआ अपने पास कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, बीच में अपने पास एक कांड हो गया। तो चार गो आदमी क्या किया, कुछ आदमी मिलकर के एक थाना में आग लगा दिया, और जगह था अपने पास गोरखपुर का चौरी चौरा। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पता है, गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम का जगह है, वहां के थाने में आग लगा दिया। लोग कहा कि जब हम किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सामान सब, अंग्रेज का थाना क्यों रहेगा। आग फूक दिया, 10-12 लोग मारे गए, 10-12 पुलिस मारे गए। जैसे ही गांधी जी को मालूम पड़ा, कहते रहे भाई हम वापस लेते हैं आंदोलन, हाँ हमारे बात पर कायम नहीं रहा ये लोग। जैसे ही आंदोलन वापस हुआ कि अंग्रेज फिर जग गया कि आंदोलन वापस हो गया है, फिर काबू कर लिया ये लोगों को। और सहयोग आंदोलन के साथ साथ एक और आंदोलन, मतलब कि एक लोग ग्रुप थे जो अपना साथ दे रहे थे, और उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय लोग का मुसलमान लोग तुर्की खलीफाओं के समर्थन में कर रहे थे, सहयोग देने के लिए कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को भी अंग्रेज सता रहा था। तो कुछ मुद्दा ऐसा था कि यहाँ के लोग सब अपने पास उनके समर्थन में काम किए, और ये खिलाफत आंदोलन दो भाई मिलकर किया, उसको होते हैं अली ब्रदर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, अली ब्रदर। ब्रदर मतलब इंग्लिश वाला वर्ड है। दो भाई थे भाई, शौकत अली और लियाकत अली। ये अली ब्रदर मिलकर के ये काम शुरू किए। तो सुने ही होंगे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अंग्रेज भारतीयों लोगों के लिए भी था दुश्मन, इन लोगों के लिए दुश्मन था अपने पास, तो उसका दुश्मन हम दोनों हो गए, तो हम दोनों दोस्त बनकर के लड़ाई किए, मतलब अंग्रेज के खिलाफ काम हुआ। तो ऑब्जेक्टिव आ जाए कि असहयोग आंदोलन के साथ एक और आंदोलन हुआ था, उसका नाम तो खिलाफत आंदोलन साथ में हुआ था। कौन किया था भाई, अली ब्रदर, मतलब शौकत अली और लियाकत अली। आइए क्या था खिलाफत आंदोलन, तो आगे बताइए हमको। तुर्की खलीफाओं के समर्थन में साथ देने के लिए भारतीय मुसलमान, मतलब खासतौर पर ये अपने पास अली ब्रदर द्वारा चलाया गया आंदोलन था ये। अब असहयोग आंदोलन क्या था, जो बताइए कि यहाँ के सब सामान छोड़ दो भाई। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को
असहयोग आंदोलन से जोड़कर, दोनों को इसलिए जोड़ा गांधी जी इसलिए जोड़े इनको कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर लड़ेगा तो ज्यादा ताकत मिलेगी। तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन में सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, उपाधि पाने मतलब पोजीशन पाने पर जो लोग थे, हाँ, सब विदेशी वस्तु जितना भी हम काम यूज कर रहे थे सबको बहिष्कार किया गया, छोड़ दिया गया, ताकि अंग्रेज पूरा क्या हो जाए, कमजोर पड़ जाए। मगर ये चला नहीं, सफल न हुआ। क्यों नहीं हुआ? चौरी चौरा कांड हो गया, चौरी चौरा कांड, ओके, 1922 में बताया। वो थाना में आग लगा दिए थे लोग। हाँ, गोरखपुर के चौरी चौरा में जगह का नाम है, कुछ भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस कर्मी मारे गए। इस हिंसा को सुनते ही, इस हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये भी जिद्दी आदमी थे, वसूल के पक्के थे कि हिंसा होगा वो आंदोलन करवा नहीं करेंगे हम, तो इसलिए ये हमारा वापस ले लिया गया उस आंदोलन को। अब अगला आंदोलन आया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हमारा ले देखिए आजादी दिला के माना। हाँ, सविनय कहाँ लिखते हैं हम लोग आवेदन पत्र में ना, सविनय निवेदन यह है कि मतलब मक्खन लगा के बात करना होता है। हाँ, तो सविनय मतलब निवेदन से, प्यार से, रिक्वेस्ट करके। अवज्ञा होता है आज्ञा का उल्टा, तो नहीं मानेंगे तुम्हारा बात। आंदोलन मतलब चालू किया गया, तो प्यार से तुम्हारा बात नहीं मानेंगे हम, इस बात को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया कि अंग्रेज तुम बोलोगे करो, हम नहीं मानेंगे, हर बात को नहीं मानेंगे तुम्हारा, हम जो हमारे खिलाफ होगा वो। इसकी शुरुआत गांधी जी खुद की है। दांडी मार्च, दांडी मार्च बोलिए, नमक सत्याग्रह बोलिए, नमक आंदोलन बोलिए, कुछ एक ही बात है सब। हाँ, ये मुद्दा क्या था कि अंग्रेज नमक पर भयंकर टैक्स लगा बैठे हुए थे। वो पता किया कि भाई कौन चीज ऐसा है कि हर लोग इस्तेमाल करेगा, पता लगा नमक है भाई, तो नमक पे इतना टैक्स लगाओ कि सब तो लेबे करेगा, पैसा लेबे करेगा। और ये भी कह दिए कि इस कानून में सिर्फ अंग्रेज ही नमक बना सकता है, भारत को या भारत के लोगों को नमक बनाने का अधिकार नहीं है। ये कानून बना कर रख दिया था वो लोग। सबसे पहले गांधी जी गए, कहे कि गया तेल लेने तुम्हारा कानून, पहले हम इस कानून को तोड़ेंगे। खुद चले गए कहाँ, रहते थे कहाँ अपने पास, साबरमती आश्रम में, और 200-250 किलोमीटर दूर है कहाँ, दांडी नाम का जगह है समुद्र किनारे। नमक कहाँ बनता है हमारे पास, समुद्र के समुद्री पानी से बनता है। कि चल दिए कि अभी पहला शुरुआत हम ही करते हैं कानून तोड़ने से, वो भी बड़े प्यार से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, चल दिए। उसके बाद कई सारे लोग, कुछ लोग गए थे, बदलते बदलते बहुत सारे लोग हो गए, वहां जाके वो नमक बना दिए, नमक कानून टूट गया। मतलब कि हम उसके जो भी कानून था उसका खिलाफ कर दिए, तोड़ दिए हम, और बड़े प्यार से तोड़े, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, नमक बना के वहां से नमक कानून टूट गया। सब लोग अब नमक खुद से बना सकते थे। अब क्या लिखा हुआ देखिए, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक, दांडी जगह का नाम है, साबरमती में वो रहते थे, मार्च किया। मार्च मतलब कि लोगों के साथ चलना, उसको बोलते हैं मार्च करना। नमक पर कर, ये कर है, कर मतलब टैक्स, जो टैक्स था ब्रिटिश शासन के सबसे दमनकारी कृत्यों में से एक था। कृत्य मतलब उसका कर्म, ऐसे ऐसे कर्म किए वजह से अंग्रेज सब में यहाँ अपने पर भारतीय लोगों पे कि सुनकर के पूरा डर लगता था। सबसे बड़ा अपने में देखा जाए तो नमक पे लगा दिया था भरगावा का टैक्स, लोग खाना ही पड़ता था टैक्स देकर के, इसको तोड़ दिया। उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश कानूनों की शांतिपूर्ण अवज्ञा, अवज्ञा मतलब तुम्हारा आज्ञा मान्य नहीं करेंगे, और साथ में पूर्ण स्वराज की मांग किया कि हमको पूरा देश चाहिए, अब तुम्हारा एक बात नहीं मानेंगे हम। परिणाम क्या सब हुआ, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव डाला, भयंकर प्रेशर डाल दिया। गांधी इरविन समझौता हुआ और बाद में जाके सहमति बनी, तो ठीक है भाई अब बहुत हो गया, जाओ यहां से। फिर कुछ इनबिन हुआ इन लोगों के बीच में। अब गांधी जी कहा कि आप एक और आंदोलन शुरू करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में हुआ था, आजादी से 5 साल पहले की बात है। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिए ये इसी बीच में। हाँ, जितने भी अंग्रेज भारत छोड़ के जाओ यहां से। कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना उसकी सहमति के शामिल करना। जितने भी सेना सब थे उसमें भारत का सेना से भरा हुआ था। अब अंग्रेज सब द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय सेना को भेज रहा है बिना कांग्रेस पार्टी के सजेशन से। आप समझिए कि प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा हुआ था वो हुआ था 1914 से 1918, याद रखिए। और द्वितीय जो वर्ल्ड वार हुआ विश्व युद्ध वो 1939 से 1945 तक हुआ। मतलब आजादी से 2 साल पहले तक चला क्या, सेकेंड वर्ल्ड वार। हम 27 में आजाद हो गए थे।
और ये द्वितीय विश्व युद्ध क्यों खत्म हुआ था? अमेरिका जापान पे बम गिरा दिया था। कौन सा बम? एटम बम। वो अब तक में एक ही बार गिरा है, दोबारा गिरबो करेगा, दुनिया खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पहले उसी के पास था अकेले, अमेरिका के पास, अब सबके पास हो गया लगभग लगभग 6-7 देशों के पास है अपने पास। चलिए, तो ये यहां लड़ने के लिए अंग्रेज जितने भी भारतीय सेना थे उसको भेज रहा था, जाओ तुम ही लोग मरो। ये बिना कांग्रेस पार्टी के परमिशन से काम हो रहा था। इसके लिए भारत छोड़ो आंदोलन कर दिया, भाग यहां से, हमारे सेना लेकर तुम कहा जाएगा, जो हमारा अपना आदमी है तो अपना आदमी भेजो। इसलिए यह शुरू किया गया था, कारण ये था। और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, कुछ भी कर रहे थे भाई लोग, दमनकारी, दमन मतलब कि अपने पास घुड़ घुड़ के अपने पास यहाँ पे घुड़ा उड़ा के इसको मारना। गांधी जी एक नारा भी दिए लोगों को, करो या मरो। भाई आप सब जितना भी अपने पास लोग हैं, या तो तुम जो कह रहे हैं वो करो, या तो फिर ऐसे घुट घुट के मारो। परिणाम क्या हुआ? यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम बड़ा जन आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश शासन को एकदम हिला के रख दिया। लास्ट में हमको मालूम पड़ा कि हाँ कोई बात यहाँ पे नींव हिला दी, और यह महसूस कराया कि अब भारत पर शासन करना संभव नहीं है। अंग्रेज डर गया, अब गांधी जी विकराल रूप में आ गए हैं और यहाँ के लोग भी विकराल रूप में आ गया है, अब यहाँ पे रहना मुश्किल है। और अंततः हमको क्या हुआ? आजादी मिल गई। कुछ अपने पास और भी लोग हैं जिसका नाम यहाँ जरूरी है, खाली गांधी जी नहीं थे, नेहरू साहब ही नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग हैं। इसे नाम गिनवाना तो बहुत सारा है, मगर फिलहाल कुछ लोगों को जो आपके सिलेबस के हिसाब से याद रखना है वो देखिए। गांधीवादी आंदोलन के साथ साथ कई क्रांतिकारी नेताओं ने भी स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ निछावर कर दिया, लुटा दिया है। कुछ प्रमुख क्रांतिकारी हैं, जैसे भगत सिंह हो गया, सुखदेव हो गया, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, ये रानी लक्ष्मीबाई 57 क्रांति में योगदान दी थी। हाँ, ये लोग तो जानबे करते हैं आप। तो ये सब भी हमारे पास काम किए थे आजादी के लिए। कई सारे कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग को छोड़ के भी कई सारे थे ग्रुप बना हुआ, जिसमें अपने पास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी था, हसरा बोलते हैं। इन लोगों ने भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में काम किया था। योगदान, इन क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से युवाओं को प्रेरित किया और अंग्रेजों के मन में डर पैदा किया। जितने भी युवा सब थे, अगर कुछ करके तब मरे फांसी पर लटके, तो लोगों में जोश आया कि हाँ, जब वो कर सकते तो हम लोग काहे नहीं कर सकते, हमारे लिए वो मरे हैं तो हम लोग भी कुछ करेंगे। तो ये लोग भले ही बहुत कम मतलब समय में काम किए और जल्दी मारे गए, मगर सारे युवाओं में जोश भर के चले गए। अब हमारा, अगर हम बिहार के वासी हैं तो बिहार के लोग क्या सब किए भाई योगदान, वो भी जाना जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा बात जरूरी है। बिहार ने भारत में राष्ट्रवाद, उदय और स्वतंत्रता संग्राम के में बहुत भूमिका निभाई है। बहुत ऐसे लोग सब हैं जो बिहार के अच्छे खासे काम किए हैं, जिसमें आपके पास हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। इसमें 57 क्रांति में बोले थे ना आपको, बाबू कुंवर सिंह, ये KS कॉलेज दरभंगा में जो है अपने पास, वो इन्हीं के नाम पर है। ये अपने पास जगदीशपुर से 57 क्रांति में अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे, मतलब अपने देश के लिए लड़े थे। इस विद्रोह का नेतृत्व किया था कौन? जगदीशपुर से, हाँ, 57 क्रांति में। और अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी, अच्छा खासा लड़े थे। और अपना दरभंगा का जो महाराज थे, चौपट आदमी, काम ही नहीं किया था अपने तरफ से, उसी के हिसाब से काम कर दिया, इसलिए उसका नाम नहीं दिया गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ। बिहार का जो योगदान है अपने पास, तो बिहार के लोग शामिल हुए। गांधी जी का पहला सत्याग्रह ही अगर फेल हो गया रहता तो गांधी जी प्रयास तो करते ही करते, मगर इतना प्रभाव न डाल पाते, ठीक ना। तो ये आपके पास चंपारण सत्याग्रह भी बिहार का योगदान हुआ। असहयोग आंदोलन में अपने पास अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, बजकिशोर यादव प्रसाद, ये सब नेता भी अपने पास क्या हुआ? सहयोग किए। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। 57 क्रांति में याद रहे कुंवर सिंह सहयोग दिए। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी बिहार आके काम किए। और सहयोग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, बजकिशोर प्रसाद, इन लोगों ने भाई सही से काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, बिहार की तरफ से इन्होंने सहयोग किया। और किसान आंदोलन हुआ था, हाँ, इनका याद रखिएगा, किसान आंदोलन का पूछा जा चुका है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ओके, नाम याद रखिएगा। किसान आंदोलन बिहार में किन्होंने किया था भाई? स्वामी सहजानंद सरस्वती।
जैसे नेताओं ने बिहार में किसान सभाओं का गठन कर किसान लोगों को इकट्ठा किया लड़ने के लिए, किसानों के हितों में रक्षा की और उन्हें राष्ट्रवादी धारा से जोड़ा। किसानों से पहले जुड़े, उनको पहले रक्षा किया, मतलब अच्छा सा काम किया उनके लिए, और देश के लिए प्रेम जगाया उनके मन में, ताकि राष्ट्रवाद या फिर आजादी के लिए लड़े या उसमें योगदान दे अपने पास। तो ये लोग थे बिहार के। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और इसका ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो 10वीं क्लास के बच्चे हो तो उनके तो जरूरी है ही, जो नहीं भी है पढ़े लिखे, मतलब नहीं भी एग्जाम देना है, उनको भी ये बात जाना जरूरी चाहिए। हाँ, जरूरी है जानना। चलिए, अंत तक रुकने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।